हम इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद हैं। हम सफर करेंगे रसवा इलाके की ओर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कल भोटेकोशी नदी में आए हुए अचानक से बाढ़ की वजह से। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिला है कि 165 डेड बॉडीज मिल गए हैं और मोर देन 500 स्टिल मिसिंग। एग्जैक्टली अभी बताना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये कितना बड़ा है। अभी तक लग रहा है कि ये तो थाउजेंड्स में जा सकता है। आर्मी ने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए लोकेशन के लिए रेस्क्यू का उन लोगों का प्रायोरिटी था। सो जो भी फंसे हुए थे वो लोग का निकालने में वो लोग ने ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। अभी हम लोग जो इंजर्ड है, जो बचे हुए हैं, उनको सुरक्षित जगह ले जाएं, इंजर्ड को अस्पताल पहुंचाएं। उन्होंने बोला कि डैमेज इतना ज़्यादा है कि इट्स वेरी स्केरी। इस बार इतना अलग मसला होगा क्या? इस तरह से मौसम बना हुआ था क्या? लोगों को कोई अनुमान था, कोई अर्ली वार्निंग थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? टिबेटन साइड में भी बहुत कैजुअलिटीज हुए हैं। क्या ग्लोफ फिनोमेना है? क्या एक लैंडस्लाइड है? भूस्खलन हुआ है? क्या बालन शाह ने साफ किया है कि कैसे असिस्टेंस की वो मांग कर रहे हैं देशों से? मैं अपना अनुभव से क्या बोल सकता हूँ कि विजिबली देयर आर इनफ एविडेंसेस दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ से हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आने वाले हैं। हम सफ़र करेंगे रसवा इलाके की ओर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कल भोटेकोशी नदी में आए हुए अचानक से बाढ़ की वजह से। मेरे साथ विकास रौनियर मौजूद हैं जो कि नेपाल के जाने माने फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी लिखते रहे हैं क्लाइमेट चेंज के मसलों पर। विकास दाई, सबसे पहले तो हमारी थॉट्स एंड प्रेयर्स नेपाल के लोगों के साथ में। अगर शुरुआत कर सकूं कि इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ कितने लोग मिसिंग हैं? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिला है कि 165 डेड बॉडीज मिल गए हैं और मोर देन 500 स्टिल मिसिंग। उसमें से बहुत से ट्रैवलर्स, फॉरेनर्स, इंडियन पिलग्रिम्स जो कैलाश तरफ जा रहे थे वो वापस आ रहे थे, वो लोग भी मिसिंग हैं। और बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे नेपाली टेक्नीशियंस, वो लोग भी मिसिंग है। और कस्टम्स में जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी बहुत ही ख़राब फ्लड्स ने किया है। सो एग्जैक्टली अभी बताना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये कितना बड़ा है। अभी तक लग रहा है कि ये तो थाउजेंड्स में जा सकते हैं, थाउजेंड्स में भी जा सकता है विकास दाई। लेकिन है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, नेपाल आर्मी, एनडीआर, जो आपकी डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं, उन लोगों को इस वक्त किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? वहाँ से क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक आर्मी ने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए लोकेशन के लिए रेस्क्यू का उन लोग का प्रायोरिटी था। सो जो भी फंसे हुए थे वो लोग का निकालने में वो लोग ने ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। और मेरे कुछ आर्मी सोर्सेज और पुलिस सोर्स से बात होने पर उन्होंने मेरे से शेयर किया है कि अभी हम लोग जो इंजर्ड है, जो बचे हुए हैं, उनको सुरक्षित जगह ले जाएं, इंजर्ड को अस्पताल पहुंचाएं। और उसके बाद तो बहुत लंबा समय लगेगा कि वो जो मड स्लाइड्स है उसमें शायद कितने लोग दबे फंसे होंगे। सो वो सेकेंड स्टेज में करेंगे वो लोग। आपने ये भी बताया कि आप बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर पायलट्स के साथ बात कर रहे थे जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहे हैं। राइट। कल हमने देखा था कि जो त्रिशूल एरिया में हेलीकॉप्टर्स पहुँचने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको वापस आना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ लैंड करने की जगह नहीं थी। क्या जानकारियाँ दी हैं उन लोगों ने आपको? उन्होंने बोला कि डैमेज इतना ज़्यादा है कि इट्स वेरी स्केरी। दैट वर्ड वाज, वो लोग तो अनबिलीवेबल बोल रहे थे कि बहुत ही बड़ा में हुआ है। इसका सही माने में आकलन करना थोड़ा समय लग सकता है। आकलन में समय लग सकता है। और ये एरिया में जहाँ पर पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, पिछले साल भी यहाँ पर इसी तरह का एक बाढ़ आया था। करेक्ट। इस बार
इतना अलग मसला होगा? क्या इस तरह से मौसम बना हुआ था? क्या लोगों को कोई अनुमान था, कोई अर्ली वार्निंग थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? वेल एक्चुअली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट नहीं, कि वो जो जमे हुए आइस थे वो गिर गए, ब्लॉक हो गए, टूटे और एंटायर फ्लडिंग हो। इनफैक्ट टिबेटन साइड में भी बहुत कैजुअलिटीज़ हुए हैं, वहाँ भी हम लोग का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। एंड बातें चल रही है कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है कि वो लोग भी जज नहीं कर पाए कि कितना बड़ा डैमेज हो सका। वो लोग भी उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतना बड़ी घटना हो सकती है। देखिए, ये कल से जो है लगातार लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इस तरह के फिनोमेना की बात करते हैं, किसी ने कहा कि ये एक क्या ग्लोफ फिनोमेना है, क्या एक लैंडस्लाइड है, भूस्खलन हुआ है, क्या यहाँ पर भूकंप के झटके आए हैं, क्या भूकंप के झटकों की वजह से ये ग्लेशियर टूटा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले ग्लेशियर का हिस्सा टूटता है, बड़ा आइस ब्लॉक टूटता है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का हालत बनता है। राइट। एक्चुअली वो जो आइस गिरे उसके वजह से वो अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। अर्थक्वेक नहीं हुआ था, वो आइस इतना बड़ा ब्लॉक गिरा कि उससे वो थोड़ा ज़मीन का अर्थक्वेक जैसा इफेक्ट हुआ। इनफैक्ट मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, मैं 2011 में क्लाइमेट चेंज ट्रिप में मनांग गया था और ग्लेशियर की हम लोग ट्रिप किए थे। उस समय मैंने बहुत से एक एग्जांपल देता हूँ, मनांग का एक ठुलागी ग्लेशियर है जिसे इसी मोड ने भी बहुत डेंजरस बोला है। उसमें हमने तस्वीर लिया था एरियल शॉट से, उसमें क्लियरली दिख रहे हैं कि जो ग्लेशियर लेक है उसका लेवल ऊपर जा रहा है, मतलब जो आइस है वो पिघल कर जा रहा है। सो मैं अपना अनुभव से क्या बोल सकता हूँ कि विजिबली देयर आर इनफ एविडेंसेस दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और इसकी वजह से हिमालय के जो आइस मेल्ट हो रहे हैं, इससे डेफिनेटली लोअर में जो भी हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो साउथ एशिया में भले ही हमारी सीमाएं हम लोगों को तोड़ती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो तमाम चुनौतियां हैं वो आज कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन गई है, जिस पर सारे मुल्कों को अपने मतभेदों को दूर रखकर बात करने की बेहद ज़रूरत है। आखिरी सवाल विकास भाई आपसे जानना चाहूँगी, भारत की तरफ से कल 10 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहला ट्रांच पहुँचा है यहाँ पर। इस वक्त किस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत होगी? क्या बालन शाह ने साफ किया है कि कैसे असिस्टेंस की वो मांग कर रहे हैं देशों से? क्या किसी देशों की जो सेना की टुकड़ियां हैं वो भी ऑन ग्राउंड आएंगी मदद करने के लिए? अभी तक तो आई थिंक दे नीड लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स, स्पेशली जो सर्वाइव कर गए हैं उन लोग को रखने के लिए टेंट्स वगैरह, मे बी फूड, पानी, इसका ज़रूरत है, और रिकवरी के लिए भी वॉट एवर मैन पावर। आई थिंक अभी तो नेपाल आर्मी और आर्म पुलिस फोर्स और सिविल पुलिस ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल, बट देन ऑफ कोर्स जितना भी सपोर्ट हम लोग को मिल सकता है बाहर से वो तो आएगा तो आसानी होगा। आई थिंक एज अ नेपाली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर डोनेटिंग, इमीडिएटली सेंडिंग 10 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए विकास रॉनियर जो क्लाइमेट चेंज को कवर करते रहे, हमने कहा इनसे एक जल्द से बातचीत आपको सुना दे, क्योंकि यहाँ से आगे जब हम प्रभावित क्षेत्र के नज़दीक जाएंगे हो सकता है वहाँ इंटरनेट कनेक्शन में हमें दिक्कत आए, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों तक लगातार अपडेट्स और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, नेपाल की जो स्थानीय आवाज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सके। तो आप हमारे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देख सकते हैं द रेड माइक पर, और मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर भी। सहयोगी मेहरबान के साथ मैं स्मिता शर्मा, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। नमस्कार, आदाब। नमस्ते।